हमारे हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसी फिल्में बनती हैं जो पूरी तरह से आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित रखती है, जिनको देखते वक्त आपका ध्यान किसी और तरफ नहीं जाता, बस एक ही तरफ रहता है। और ऐसी ही फिल्म है संतोष। और संतोष को लेकर खास बात यह है कि ऑस्कर 2025 के लिए इसे शॉर्टलिस्ट किया गया है। और जाहिर है हिंदी फिल्म है तो इसको लेकर हर किसी की दिलचस्पी बढ़ गई है। तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं संतोष फिल्म की पूरी कहानी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है संतोष नाम की लड़की से, जो कि अपनी माँ की गोद में सर रखकर रो रही थी। मालूम चलता है कि हाल ही में कुछ दिन पहले संतोष के पति की डेथ हो चुकी है, जो कि पुलिस में था और उसका नाम रमन सैनी था। और क्योंकि संतोष की हाल ही में शादी हुई थी, जिस वजह से वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। एक तो संतोष के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन रमन की मां का कहना ये है कि संतोष नहीं उसे खा गई है और वही उसके सारे पैसों को भी लुटाती है। रमन की मां ये सारी बातें संतोष के परिवार वालों के सामने बोल रही थी कि हम आपकी लड़की को अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि अब इसे अपने घर पर रखना कोई अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद संतोष के परिवार वाले संतोष को अपने घर पर ले जाते हैं। संतोष की ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं है और ना ही उसने जिंदगी में कभी बाहर काम किया है। अब आगे हम देखते हैं कि संतोष पुलिस हेडक्वार्टर जाती है, जहां पर कि वो रमन की पेंशन के बारे में बात करने वाली थी। यहाँ पहुंचने पर संतोष को मालूम चलता है कि उसे भी विधवा पेंशन मिलेगी जरूर, लेकिन वो कम मिलेगी। और रमन को भी पेंशन मिलने वाली है, लेकिन वो भी कम ही मिलेगी। यहाँ पर आने के बाद संतोष को आश्रित कोटा के बारे में मालूम चलता है कि जिनके भी पति मारे जाते हैं उनके बदले में उनकी पत्नी को नौकरी दे दी जाती है। लेकिन आज से पहले संतोष ने पहले कभी भी बाहर काम नहीं किया है। लेकिन जब उसे मालूम चलता है कि रमन की जगह पर ही उसे जॉब मिल जाएगी और वो एक कांस्टेबल के रूप में रहेगी और उसे उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी की रमन को मिला करती थी, तो वो इन सब के बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है। वो सोचती है कि अगर उसे पेंशन मिलती है तो ये पेंशन शायद रमन की फैमिली वाले भी रख सकते हैं, इसलिए वो नौकरी के लिए हाँ बोल देती है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग पास ही की जगह में हो जाती है। अब संतोष एक ऐसी लेडी कांस्टेबल है जो कि पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही उसे कोई एक्सपीरियंस है और ना ही उसने पहले कभी कहीं पर जॉब की है। तो अब ट्रेनिंग में जो सीखा उसके अलावा उसे सब कुछ अब नौकरी में ही सीखना था। तो अब संतोष जिस क्वार्टर में रहती है वहाँ पर बहुत गर्मी है, इसलिए एसपी सर उसे अपने घर पर बुलाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कमरा ठीक नहीं है, जिस पर कि संतोष बताती है कि वहाँ बहुत गर्मी है। तो एसपी सर कहते हैं कि एक काम करते हैं, तुम्हें हमारे घर के पास वाला ही कमरा दिला देते हैं जहाँ पर कि कूलर भी लगा हुआ है। बस तुम्हें एक काम करना होगा, घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई और मेरी पत्नी का हाथ बटाने का काम कर देना। ये सारी बातें सुनने के बाद संतोष बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि एसपी सर क्या कहना चाहते हैं और बदले में क्या काम निकलवाना चाहते हैं। लेकिन ना चाहते हुए भी संतोष को उनकी बात माननी पड़ती है और अब वो उन्हीं के घर के पास रहने लगती है और छोटा मोटा काम भी करने लगी थी। अब क्योंकि संतोष को अपने जूते ठीक से फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए वो एक मोची के पास जाती है जो कि जूतों को ठीक करने का काम करता है। जब संतोष वहां पहुंची तो उसने देखा कि मोची तो यहाँ पर लोगों की रिपोर्ट भी लिख रहा है। ये देखकर वो हैरान थी। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसे रिपोर्ट लिखानी थी कि उसकी 15 साल की बच्ची गायब हो गई है। ये सारी बातें सुनने के बाद मोची कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा, मैं इनका काम कर दूं, बाद में तुम्हारी रिपोर्ट लिख दूंगा। लेकिन ये सब कुछ संतोष को ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने उस आदमी से कहा कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और पुलिस स्टेशन में ही रिपोर्ट लिखवाना। पर उस आदमी का कहना ये था कि वो पहले भी ऐसी कोशिश करवा चुका है, लेकिन पुलिस उसका कोई भी साथ नहीं देती है और ना ही कोई मदद करती है। लेकिन संतोष उसे अपने साथ ले जा लेती है और तुरंत ही यहाँ एसपी सर के सामने खड़ा कर देती है। तो एसपी सर यहाँ पर उस आदमी से अपनी भारी आवाज में बोलते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर वो आदमी बताता है कि उसकी 15 साल की बच्ची गायब हो गई है। यहाँ बातों ही बातों में एसपी सर को मालूम चल जाता है कि वो आदमी दरअसल में एक दलित है। तो यहाँ एसपी सर उस आदमी से कहते हैं कि काम करो, हम तो तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, इसलिए काम करो, तुम ना मोची के पास जाओ और वहां से रिपोर्ट लिखवा कर आ जाओ, वरना हम लिखेंगे तो तुम कहोगे कि हमने कुछ और लिख दिया है। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ संतोष बहुत अच्छे से समझ गई थी कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और जिस जगह पर वो आ गई है वहां पर सरवाइव करना भी बहुत बड़ी बात है। जब अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जा रही थी तो पुलिस स्टेशन के बाहर ही बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। पता नहीं ये भीड़ किसकी थी, लेकिन संतोष को पता करना था,
इसलिए वो आगे जाकर देखती है और उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर कल जो आदमी रिपोर्ट लिखाने के लिए आया था, दरअसल में उसकी लड़की मारी गई है और उसकी लाश भी यहीं पर रखी हुई थी। बात कुछ ऐसी है कि उस लड़की का दुष्कर्म करके उसे मार दिया गया और बाद में उसे पास ही के कुएं में पटक दिया गया था। लेकिन अब यहाँ उसकी माँ चाहती है कि हमें इंसाफ मिले, उस आदमी को सामने लाया जाए जिसने भी ये सब कुछ किया है, तभी वो इस रास्ते को क्लियर करेंगे। वैसे भी तो पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी। थोड़ी देर के बाद सारी पब्लिक यहाँ से चली जाती है और उस लड़की की डेड बॉडी भी पुलिस स्टेशन में ही रखी हुई थी। उस लड़की का नाम देविका है और वो सिर्फ 15 साल की है। लेकिन यहाँ के पुलिस वाले इन सारी चीजों को एकदम नॉर्मल ले रहे थे, जैसे ये एक नॉर्मल बात हो और हमेशा ऐसी चीजें होती रहती हो। अब आगे मालूम चलता है कि देविका की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाना था, लेकिन उनके पास ले जाने के लिए कोई साधन ही नहीं था। कांस्टेबल कहता है कि अगर इस लड़की को कोई लेडी कांस्टेबल लेकर जाए तो अच्छा होगा, इसलिए संतोष उसे एक ट्रक में भरकर लेकर जाती है और बाद में उसे इसका भाड़ा भी देना पड़ता है, क्योंकि पुलिस वालों ने तो उसे पैसे भी नहीं दिए थे। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि संतोष वहां देविका की डेड बॉडी को लेकर पहुंच चुकी थी। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर एक आदमी आया। वो कहता है कि जगह पूरी फुल है, यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। लेकिन संतोष कहती है कि वो इस तरह से तो उसकी बॉडी को वापस नहीं ले जा सकती है। लेकिन बाद में वो उसकी बात मान जाते हैं और पोस्टमार्टम भी करने लगते हैं। लेकिन ये संतोष को ठीक नहीं लग रहा था। वो लोग बताते हैं कि पोस्टमार्टम हम ही लोग करते हैं, डॉक्टर तो सिर्फ साइन वगैरह करते हैं। पोस्टमार्टम करते वक्त वो लोग देविका की कान की बाली यहाँ संतोष को दे देते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये सारी खबर जो है वो मीडिया तक पहुंच चुकी थी और तब मालूम चलता है कि अब ये पूरा केस जो है वो लेडी इंस्पेक्टर गीता शर्मा के हाथ आ गया है। गीता जब मीडिया वालों से बात कर रही थी तो वो संतोष से कहती है कि तुम्हारी वर्दी बहुत गंदी है, साफ कर आना। बाद में वो मीडिया वालों से बात करने लगी। उसने कहा कि देविका के साथ जिसने भी ये सब कुछ किया है, हम उसे अरेस्ट जरूर कर रहेंगे। अब रात होते ही यहाँ संतोष गीता शर्मा के पास जाती है। वो उनसे कहती है, मैडम कल उस डेड बॉडी को ले जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, इसलिए मुझे अकेली को ही पोस्टमार्टम करवाने के लिए ले जाना पड़ा था, इसलिए ये वर्दी जो है वो गंदी हो चुकी थी। लेकिन गीता मैडम कहती है तो मुझे क्या करना है। उनकी टोन से तो ऐसा लग रहा था कि गीता मैडम ठीक नहीं है, लेकिन वो ठीक ठाक है। अगले दिन हम देखते हैं कि गीता मैडम अपनी पूरी टीम के साथ उस गांव में जाने लगते हैं जहां पर कि उस कुएं में उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी। सभी लोग यहां जांच पड़ताल करने लगते हैं और गीता मैडम यहां संतोष को उस कुएं के पास भेज देती है। जब संतोष उस कुएं के पास खड़ी हुई थी तभी वो यहाँ देखती है कि कुछ औरतें जो है वो कहीं दूर से पानी लेकर आ रही थी। वो औरतें यहाँ पर टोंट कसते हुए संतोष से कहती है कि ये साफ कब करवाने वाले हो। लेकिन संतोष कहती है कि ये हमारा काम नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ जांच करने के लिए आए हैं। तब यहाँ कुछ बच्चे भी थे। वो यहाँ संतोष मैडम से कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। दरअसल में वो यहाँ जमीन में गड़ी हुई एक बिल्ली दिखाते हैं। वो देखकर वो गीता मैडम को बताती है और जिसने भी इसे गड़ाया था वो उस आदमी के पास भी जाते हैं। वो आदमी बताता है कि इस बिल्ली को भी कुएं में से ही निकाला गया था, ये भी कुएं में जाकर मर गई थी, लेकिन इस बिल्ली को उस लड़की के मरने से पहले निकाला गया था। आगे हम देखते हैं कि संतोष देविका के घर पर जाती है, जहाँ पर कि वो उसकी माँ से मिलती है। बातें करती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक तो नहीं है, और देविका क्या किसी से बात किया करती थी, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है। लेकिन संतोष जब उनका मोबाइल चेक करती है तो यहाँ पर संतोष को देविका के मोबाइल फोन में सलीम नाम के आदमी के बारे में मालूम चलता है। उससे देविका की कुछ बातें हुई थी। अब घर जाते ही संतोष ये सारी बातें गीता मैडम को बताती है कि मैंने देविका के मोबाइल में सलीम के बारे में पढ़ा है, उन दोनों के बीच में काफी सारी बातें हुई है। उसे ऐसा लगता है कि शायद इन सब के बीच में सलीम भी हो सकता है, इसलिए हमें एक बार सलीम से बात करनी चाहिए। इसलिए वो अगले ही दिन सलीम के घर पर चले जाते हैं, जहाँ सलीम तो नहीं था पर उसके पिता थे, जो कि बताते हैं कि सलीम तो मुंबई गया था। और जिस 23 और 26 फरवरी के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं तब सचमुच ही सलीम मुंबई में ही था। मालूम चलता है कि सलीम और उसके पिता प्रधान जी के यहाँ पर काम किया करते हैं दिहाड़ी के रूप में। ये बात सुनने के बाद संतोष प्रधान जी के घर पर चली जाती है। वहाँ पहुँचने पर संतोष को मालूम चलता है कि गांव की प्रधान एक लेडी प्रधान है और फिलहाल उनके घर के मर्द जो है वो बाहर है। लेकिन संतोष यहाँ पर उनसे सलीम और उसके पिता के बारे में पूछने लगती है कि क्या वो यहाँ पर काम किया करते थे, जिस पर कि उन्हें मालूम चलता है कि हाँ वो यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि 23 और 26 फरवरी को वो लोग कहाँ थे, क्योंकि
जहाँ पर वो काम किया करते हैं वहाँ 100 लोग और भी काम करते हैं, इसलिए किस किस का वो हिसाब रखे ये उन्हें नहीं मालूम है। अब संतोष जो है वो सलीम के घर के आसपास ही कुछ उसके सलीम के दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है। उनमें से कुछ खड़ूस दोस्त थे जो कि ठीक से बात नहीं कर रहे थे। संतोष उन्हें अपना नंबर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें सलीम के बारे में कुछ भी पता हो तो जरूर बताना, क्योंकि किसी ना किसी को तो जेल जाना ही पड़ेगा, और अगर तुम नहीं बताओगे तो शायद तुम भी जेल जा सकते हो। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम सब कुछ बता दो। यहाँ नहीं बता सकते तो जो नंबर दिया है ना उस पे मैसेज छोड़ देना। तो जब संतोष खाना खा रही होती है तभी उस लड़के का मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि दरअसल में सलीम जो है वो मेरठ में है और इससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि उसने मुझे सिर्फ इतना ही बताया था। ये बातें सुनने के बाद यहाँ संतोष ये सारी बातें गीता मैडम को बताती है और वो कहती है कि हम लोग कल के कल मेरठ जाएंगे। तो अगले दिन सभी लोग मेरठ जाने के लिए निकल तो जाते हैं, लेकिन यहाँ संतोष ट्रेन से जा रही थी और बाकी लोग बाई रोड आने वाले थे। लेकिन जब यहाँ संतोष को मालूम चलता है कि गीता मैडम तो किसी काम की वजह से फंस चुकी है और वो मेरठ लेट आएंगे, जिस वजह से संतोष को ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है और सलीम को अकेले ही ढूंढना पड़ता है। और दोस्तों मेरठ वही जगह है जहां पर कि संतोष के पति को मारा गया था। दरअसल में जब रमन सैनी की ड्यूटी लगी थी ना, तभी यहाँ पर दंगे होने की वजह से किसी ने रमन के सर पर पत्थर मार दिया था और उसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो अब संतोष उसे एक जगह पर मिल जाता है, लेकिन उसकी बैटरी डाउन हो जाती है और उसे गीता मैडम को मैसेज करके बताना भी था कि वो किस जगह पर है, इसलिए वो अपना मोबाइल फोन तुरंत ही चार्ज पर लगाती है और गीता मैडम को अपनी लोकेशन तुरंत ही भेजती है। तो जिस जगह पर संतोष अपना मोबाइल फोन चार्ज कर रही थी उसी जगह पर सलीम भी मौजूद था। वो यहाँ की कुछ आवाज सुनकर अंदर आता है और यहाँ वो संतोष से पूछता भी है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है मैडम, लेकिन यहाँ संतोष मना कर देती है। गीता मैडम ने यहाँ पर संतोष को सलीम के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था और थोड़ी देर के बाद ही गीता मैडम भी आ चुकी थी। वो यहाँ पर सलीम को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जा लेते हैं, लेकिन वो उसे वापस अपने अड्डे पर नहीं ले जाते, बल्कि वो यहीं पर रुके हुए थे। यहाँ गीता मैडम संतोष की तारीफ करती है कि तू नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद तूने बहुत ही अच्छा काम किया है। शायद तेरी जगह पर कोई और होता ना तो वो ये नहीं कर पाता। तभी यहाँ पर हम बेनीबाल नाम के एक पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कि कुछ बड़े पुलिस अफसरों से मिलने के लिए आया था और यहीं पर हम गीता और संतोष को भी देखते हैं जो कि उन्हीं पुलिस ऑफिसरों के सामने थी। वो ऑफिसर गीता से कहते हैं कि तुम्हें जो करना है वो यहीं पर करना, लड़के को वापस ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगले दिन हम देखते हैं कि संतोष की अखबार में फोटो भी छपी थी। बाद में हम देखते हैं कि सारे कांस्टेबल मिलकर यहाँ पर सलीम को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे और उसे पूछ रहे थे कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन वो लड़का कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। वो लड़की उसे पसंद थी और वो उससे बात करती थी, लेकिन पुलिस वालों को 100% मालूम है कि ये सलीम का ही काम है, इसलिए वो उसे बुरी तरह से मारते हैं और इसी वजह से उसकी जान चली जाती है। जब उसकी जान चली गई तो ये सारी खबर जब यहाँ संतोष के पास आई तो उसे बड़ा बुरा लगा। वो गीता मैडम के पास बैठी हुई थी। वो उनसे कहती है कि उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है, वो बहुत तड़प रहा था। लेकिन गीता मैडम कहती है कि उसने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, उसका तो यही असर होना चाहिए था। जिसके साथ जो होना था ना वो हो गया और जो हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ है। जिसके बाद संतोष एक कमरे में जाती है। वहां जाकर वो सलीम के मोबाइल को चेक करने लगती है। मालूम चलता है कि 23 और 26 फरवरी को सलीम सचमुच ही मुंबई में था, क्योंकि उसने उसकी फोटोज देखी तो उसमें डिटेल्स में उसने तारीख भी देख ली थी। तो संतोष को तो बहुत अच्छे से मालूम चल चुका था कि 23 और 26 फरवरी को सलीम तो मुंबई में ही था, मतलब कि पुलिस वालों ने एक निर्दोष की हत्या कर दी है। अब आगे बताया जाता है कि पुलिस वालों ने एक प्लानिंग भी कर रखी थी और सलीम के घर वालों को बता दिया गया था कि सलीम ने फांसी लगा ली है और औपचारिकता पूरी करने के लिए वो लोग सलीम के घर पर जाते हैं। लेकिन संतोष कार में ही बैठी रहती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो इस बारे में गीता मैडम से बात करने की कोशिश भी करती है कि शायद सलीम 23 और 26 फरवरी को मुंबई में था, लेकिन गीता मैडम उसकी कोई बात नहीं सुनती है। तभी यहाँ पर गांव का एक आदमी पप्पू आता है। वो यहाँ मैडम को बताता है कि कुएं में फिर से एक कुत्ता मारा गया है, इसलिए संतोष तुरंत ही उस कुएं के पास जाती है। लोगों ने उसे घेर लिया था और वो उसे बुरी तरह से बातें सुना रहे थे, जबकि संतोष तो उनकी मदद करना चाहती है। यहाँ संतोष को एक बात मालूम चलती है कि पुलिस वाले इनकी कोई भी मदद नहीं करते हैं क्योंकि ये दलित हैं। संतोष को एक बात और मालूम चलती है कि ये सब कुछ काम दरअसल में प्रधान लोगों का है, इसलिए संतोष तुरंत ही प्रधान के घर पर जाती है
लेकिन इस बार घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एक लड़की थी। उससे बात करने के दौरान संतोष को मालूम चलता है कि यहाँ पर सलीम नहीं बल्कि देविका खुद ही आई थी, क्योंकि वो दलित का कुआं था, उसमें बिल्ली मर गई थी, इसलिए वो पानी भरने के लिए यहाँ प्रधान के कुएं में पानी लेने के लिए आई थी। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ प्रधान का पति आ जाता है, जो कि बेनीवाल है और वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। यहाँ संतोष उनसे पूछताछ करने लगती है देविका के बारे में, लेकिन बेनीवाल उससे ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था। वो उससे कह रहा था कि तू नहीं आई है ना, इसलिए तुझे कुछ भी मालूम नहीं है। संतोष यहाँ देविका के बारे में पूछने लगती है और लोगों से पूछती है कि क्या देविका यहाँ पर पानी लेने के लिए आई थी, लेकिन वो लोग बताते हैं कि वो दलित है और वो यहाँ पर पानी लेने आई थी, लेकिन उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। संतोष बेनीवाल से पूछती है कि क्या देविका के साथ दुष्कर्म तुम लोगों ने किया है। यहाँ पर बेनीवाल कहता है कि अगर हमने किया है तो तू क्या कर लेगी। ये सारी चीज सुनने के बाद संतोष को बड़ा बुरा लगा। वो तुरंत ही देविका मैम के पास कॉल करके ये सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका कॉल नहीं लगता, इसलिए वो उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर कि गीता मैडम खाना खा रही थी। संतोष यहाँ गीता मैम से कहती है कि आपको शुरुआत से ही मालूम था ना कि सलीम निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर गीता मैडम उससे कहती है कि तूने ही तो कहा था कि हमें सलीम के ऊपर शक है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो हमने तुझे फ्री हैंड दिया। तूने इन्वेस्टिगेशन की, सलीम को भी पकड़ लिया। बाद में गीता मैडम अपने बैग से सस्पेंशन लेटर निकालती है और उसे बताती है। संतोष जब उसे पढ़ती है तो मालूम चला कि उस लेटर में सिर्फ और सिर्फ गीता मैडम का ही नाम है। संतोष का कहीं भी नाम नहीं था, क्योंकि गीता मैडम ने उसका कहीं भी कोई भी नाम नहीं आने दिया है। बात कुछ ऐसी थी कि जब इंक्वायरी वालों ने उनकी इंक्वायरी की तो मालूम चला कि गीता मैडम की कस्टडी में सलीम था और वो कस्टडी में ही मारा गया था, ना कि फांसी लगाकर। गीता मैडम उससे कहती भी है कि इन सब में वैसे भी मेरा ही हाथ है, तू तो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थी। अगले दिन हम संतोष को देखते हैं जो कि देविका के घर पर जाती है। वहाँ उसकी माँ सोई हुई थी, इसलिए वो उनके घर पर देविका की कान की वाली रखकर आ जाती है। लेकिन अब ये सारी चीजें देखकर संतोष को बड़ा बुरा लग रहा था, इसलिए वो अपने घर महापुरा जाने लगती है जहाँ पर कि उसका घर है। जब वो घर जा रही थी तो वो रास्ते में एक बच्ची से 10 रुपए का एक बिस्किट खरीदती है। बदले में वो उसे अपनी कान का नथ दे देती है, जो कि गीता मैडम ने उसे दिया था। तो दोस्तों, यह फिल्म कई मायनों में भारत में कानून की जमीनी सच्चाई का क्रैश कोर्स है। यह जरूरी नहीं है कि हर फिल्म में कोई मैसेज हो। कई बार कहानी का काम सिर्फ कहना होता है, वह भारी भरकम उपदेश नहीं देती, आगे सब कुछ दर्शकों के ऊपर छोड़ देती है। संतोष एक ऐसी फिल्म है जो यह नहीं बताती कि क्या सोचना है, हाँ यह जरूर बताती है कि किसके बारे में सोचना है। और संतोष में ऐसा बहुत कुछ है जो हम अपने आसपास हर दिन होते हुए देखते हैं, लेकिन यह सब इतना आम है कि हमारी उस पर नजर नहीं जाती है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे हमारा समाज आज भी लैंगिक भेदभाव, भ्रष्टाचार, राजनीति और जातिवाद के भंवर में है। ऐसा भी नहीं है कि यह सिर्फ भारत की बात है, ये वो मुद्दे हैं जो किसी न किसी रूप में दुनिया भर में चर्चा में रहते हैं। डायरेक्टर संध्या सूरी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी इस पहली फीचर फिल्म के लिए ग्रामीण परिवेश को चुना है। इससे पर्दे पर कहानी के अस्तित्व को सच्चा स्वाद मिलता है। फिल्म में दिखाया गया है कि जब एक निचली जाति की दलित लड़की की हत्या होती है तो पुलिस थाना मीडिया के लिए सुर्खियों का अड्डा बन जाता है। दलितों की दुर्दशा, उनके प्रति उदासीनता और मृतक लड़की के परिवार पर थोपा गया अपमान संतोष सैनी को जहां एक और इन सबको जूझना पड़ता है, वही इस हत्या की गुत्थी सुलझाने हुए वह खुद की खोज में भी आगे बढ़ती है। और फिल्म में अपराधी के पकड़े जाने के बाद आपको लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, पर नहीं, फिल्म वहां से शुरू होती है और यही इस फिल्म का प्लस पॉइंट है। फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सच में यह किसी असल गांव की घटना है जो हमारे सामने हो रही है। और यही सब कुछ इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बनाता है। फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसकी कहानी थोड़ी स्लो है, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिल्म को जिस तरह से खत्म किया गया है, शायद आप उसे देखकर संतुष्ट ना हो। और फिल्म की कहानी में कास्ट सिस्टम को दर्शाया गया है, जो कि हमारे समाज में जिस तरह से छोटे कास्ट के लोगों को एक अलग नजरियों से देखा जाता है, हमारे समाज में महिलाओं के सामने क्या क्या परेशानी आती है, वह सब हमें इसमें देखने को मिलेगा। फिल्म में बीजीएम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी सिनेमेटोग्राफी, प्रेजेंटेशन, कलर ग्रेडिंग सब कुछ ठीक ठाक है। संध्या श्री ने इसका डायरेक्शन बखूबी किया है। फिल्म को देखने के लिए आपको बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ती है।
अगर आपके पास ये पेशेंस नहीं है तब यह फिल्म आप नहीं देख सकते। और अगर आप मांस मसाला एंटरटेनमेंट जैसी फिल्में देखना पसंद करते हैं तब यह आपको पसंद नहीं आने वाली। कहानी को असल तरह से पेश किया गया है जो सभी कैरेक्टर को जीवंत करता है। इस तरह की फिल्में आपने पहले कई बार देखी रही होगी, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए ऐसी ही फिल्में क्रिएट की जाती है। यह फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी गाली गलौज सुनने को मिलेगी। संतोष फिल्म मूवी के OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो चुकी है, जो कि Amazon प्राइम पर रिलीज हुई है। और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।